नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल पार्टी के साथ जजों के साठगांठ, ये गंभीर आरोप कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज ने दूसरे जज के ऊपर लगाया है। और इस गंभीर आरोप के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती घोटाला, एमबीबीएस स्कैम आदि ऐसे कई मामले हैं जिसके ऊपर सवाल उठने लगा है कि क्या ममता बनर्जी वहां जजों को के साथ सेटिंग कर रही हैं या फिर जजों को धमकी दे रही हैं। यह गंभीर आरोप इतना बड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होना लाजमी हो गया और वही के एक जज ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा। फैसलों में इतना विवाद हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को 5 जजों की बेंच बिठानी पड़ी और इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। यह बड़ा गंभीर आरोप है और उसमें यह आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता को बचाने के लिए एक जज दूसरे जजों के साथ भी सेटिंग कर रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार का दुरुपयोग भी किया जा रहा है जजों को धमकाने के लिए। यह बात जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कही और उन्होंने अपने फैसले के खिलाफ एक 2 जजों के बेंच के फैसले पर सवाल खड़ा किया क्योंकि उन्होंने एमबीबीएस जो एडमिशन स्कैम है उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की हरी झंडी दे दी थी। एक याचिका उनके बेंच में दायर किया गया था और उसमें कहा गया था कि एमबीबीएस कॉलेजों में जो एडमिशन करवाए जा रहे हैं उसमें बड़ा घोटाला हो रहा है, पैसे की हेरफेर हो रही है, पैसा लेकर पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में एडमिशन करवाया जा रहा है और इसलिए इसमें लार्ज कॉन्स्पिरेसी को देखते हुए सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 24 जनवरी को एक फैसला सुनाया जिसमें कहा कि इसमें जांच सीबीआई की होनी चाहिए और उन्होंने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करके इसकी जांच शुरू करने का आदेश दे दिया। लेकिन सरकार को, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो तो सीबीआई के नाम से डर जाती है। ईडी के एक्शन कई मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ हो रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी 2 बड़े घोटालों में उनका नाम ईडी के चार्जशीट में है, उनके खिलाफ हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। इसलिए तत्काल ही मौखिक तौर पर एक पिटीशन दायर किया गया, मौखिक पिटीशन। तत्काल 24 जनवरी को यह फैसला आता है और वहीं पर 2 जज की बेंच की मांग सरकार की तरफ से कर दी जाती है। मौखिक पिटीशन पर भी फैसला हो जाता है, रिटन पिटीशन की बात नहीं हो रही है। वर्बल पिटीशन दायर किया जाता है और उनके वकील कहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए 2 जजों की बेंच में उन्होंने अपील किया, पिटीशन दायर किया और फिर एक बेंच बनी 2 जजों की जिसमें जस्टिस सौमेन सेन और दूसरे थे जस्टिस उदय कुमार। इन दोनों के जजों की बेंच में सुनवाई हुई और तत्काल 25 जनवरी को यह फैसला लिया गया कि नहीं, इसमें सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अब इन 2 जजों के बेंच के फैसले के बाद सीबीआई जो एफआईआर दर्ज करके इस मामले की सुनवाई के लिए कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी थी, उसको रोकने का आदेश दे दिया गया। फिर क्या था, जस्टिस गंगोपाध्याय पूरी तरीके से गुस्से में आ गए और उन्होंने फिर से इस डबल बेंच के फैसले के ऊपर रोक लगा दी। उन्होंने रिटन ऑर्डर पास किया कि ये दादागिरी नहीं चलेगा। ये कौन सा अधिकार है कि आप इलीगल तरीके से एक जज के फैसले को अगले दिन आनन फानन में कैंसिल कर देते हो क्योंकि आपका बेंच 2 जजों का है। ये लीगल नहीं है, ये कानूनी तरीका नहीं है। कौन सी आफत आ रही थी, आसमान सर पर गिर रहा था कि अचानक से एक दिन के अंदर ही आपने पिटीशन को एक्सेप्ट भी किया और फैसला भी सुना दिया। सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है, टीम बना रही है, कार्रवाई करना है और उसमें एक दिन के अंदर आपने इंतजार भी नहीं किया और तुरंत ही आपने इस पर रोक लगा दी। और यही नहीं, वो यहीं पर नहीं रुके,
क्योंकि ये तो उन्होंने एक आदेश जारी किया, लेकिन फिर भी आदेश के बाद एक और लंबे चौड़े तगड़े लेटर लिखा, और ये लेटर चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट के नाम भी था और सीजेआई चंद्रचूड़ के नाम भी, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पास भी लिखा और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास भी लिखा कि तत्काल प्रभाव से इस पर सुनवाई हो और इस पर विचार किया जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट में सब ठीक नहीं चल रहा है। अभिजीत गंगोपाध्याय ने गंभीर आरोप लगाए और यह आरोप लगाया कि जस्टिस सौमेन सेन जो हैं वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारों पर काम कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला तत्काल दिया है। इसके लिए उन्होंने एक नहीं कुछ और उदाहरण गिनाए। उन्होंने एक और जस्टिस का नाम लिया, जस्टिस अमृता सिन्हा का। ये लेडी जस्टिस अपने फैसलों के लिए मशहूर रही हैं, मजबूत लेडी जज हैं और इनके कारण अभिषेक बनर्जी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने तो ईडी को भी धमकी दे डाली थी। इन्होंने सरकार के पक्ष में भी कुछ बड़े फैसले लिए और सरकार के विरोध में भी लिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के समर्थन और विरोध की बात यहां नहीं होगी। उन्होंने जस्टिस अमृता सिन्हा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया कि जस्टिस अमृता सिन्हा ने उनसे फोन पर बात कही और उन्होंने कहा कि जस्टिस सौमेन सेन जो हैं ये पूरी तरीके से ममता बनर्जी के लिए काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे एक चैम्बर में बुलाया था और अपने चैम्बर में बुलाकर इन्होंने 3 बातें हमसे कही। पहली बात इन्होंने कही कि देखो, अभिषेक बनर्जी अभी बच्चा है, उसका पॉलिटिकल कैरियर बहुत लंबा है, उसका राजनीतिक भविष्य जो है वो उज्जवल है, वो आगे सीएम बन सकता है, इसलिए अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने वाले कोई फैसले नहीं लिया जाना चाहिए और उन पर थोड़ा सा रहम बरतो। अब उसके बाद उन्होंने दूसरी बात और कही कि जो घोटालों की सुनवाई हो रही है, जिसमें जस्टिस अमृता सिन्हा ने जिन मामलों की सुनवाई करने के लिए तैयारी की है, उन सारे मामलों को वो लाइव स्ट्रीमिंग करवाती है, यानी सारे लोग देख सकते हैं कि उस मामले में क्या क्या हुआ, तृणमूल कांग्रेस के ये राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर क्या क्या आरोप है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कैसे इन घोटालों में इन्वॉल्व हैं। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जब होगी तो इसका मतलब है ईडी क्या कह रहा है, उसके बाद वकील पक्ष में क्या कह रहे हैं, विरोध में क्या कह रहे हैं, जज साहिबा की टिप्पणी क्या है, सारे लोग देख लें कि गलत और सही क्या है। इसलिए जस्टिस सौमेन सेन ने उनसे कहा कि ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद करवा दो, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इन घोटालों को बिल्कुल बंद कमरे में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तीसरी और बात उन्होंने जस्टिस अमृता सिन्हा से ही कही कि देखिए, 2 मामले ऐसे हैं जो अभिषेक बनर्जी जिसमें इन्वॉल्व है, वो आपके पास उन मामलों की सुनवाई का अधिकार है, उसमें थोड़ा सा नरमी बरतना चाहिए। ये गंभीर आरोप जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन के ऊपर लगाए और सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला भेजा गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर हड़कंप मच गया। कॉलेजियम से निकले हुए सारे जज ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक जज जब दूसरे जज के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा रहा है और वो भी ऐसी पार्टी के खिलाफ जो घोटाले में तो घिरी है, लेकिन बार बार ये सारी विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती है, सारे संवैधानिक संस्थानें सरकार की जेब में है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को एक आधार मिलता है। कई नेताओं को जो जमानत दी जाती है उसमें भी सेटिंग के आरोप लगते हैं कि कहीं न कहीं वकील और जज साहब की सेटिंग है। इस आरोप के कारण अब जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई और उन्होंने इसकी सुनवाई के लिए 5 सीनियर मोस्ट जजों की एक बेंच बनाई। ये बेंच थी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ये 5 जजों की बेंच बनाई गई। और इन जजों ने सुनवाई के दौरान सबसे पहले ये काम किया कि अभी जो प्रोसीडिंग चल रही है जिन मामलों की, जैसे सीबीआई जांच की बात चली,
एमबीबीएस स्कैम को लेकर एडमिशन जो हो रहा है उसमें जो घोटाले हुए हैं उस पर सुनवाई अभी बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा गया कि अभी जस्टिस सौमेन सेन को अलग रखिए, कोई भी घोटाला जो पश्चिम बंगाल में घोटाले का आरोप का मामला चल रहा है उससे इनको दूर रखिए। लेकिन यह आरोप बड़े गंभीर है और यह आरोप सिर्फ जजों के बीच झगड़े के लिए नहीं है बल्कि ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर भी है, क्योंकि जस्टिस अमृता सिन्हा जिनको शिक्षक भर्ती घोटाला और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भर्ती घोटाले की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से जो वो मामला देख रहे थे उनसे लेकर किसी और जज को देने की बात कही थी, क्योंकि जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक बयान जारी किया था, एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि पश्चिम बंगाल की सरकार में बड़े घोटाले हो रहे हैं और उन घोटालों की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है जिसमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोई बदले की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे कि जो घोटाले की लिस्ट है जिनकी सुनवाई हमारे यहां होती है उसमें तो दिखता है कि सरकार के कई मंत्री वगैरह जो हैं इन्वॉल्व हैं और इसलिए गिरफ्तारियां भी हो रही है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से वो मामला छीन लिया गया, अमृता सिन्हा को दिया गया। अमृता सिन्हा ये ऐसे हार्डकोर जज हैं जो सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, वो एक एक पहलू को कानून के तरह से देखते हैं, एक भी टिप्पणी अनर्गल नहीं करते दूसरे जजों की तरह। उन्होंने जब मामले को संभाला तो शिक्षक भर्ती घोटाले में एक कंपनी है लिप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड जिसके सीईओ अभिषेक बनर्जी रह चुके हैं 2012 में, और उसमें ट्रांजैक्शन दिखाई पड़ा था जो ईडी ने बताया था। ईडी के अधिकारी जब उनके सामने गए और जब सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने ईडी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर पश्चिम बंगाल के थे उनको भी फटकार लगाई और मिथिलेश मिश्रा को साइड कर दिया। कहा कि अब आप इस मामले की सुनवाई में नहीं रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, ईडी को दूसरा अधिकारी देना चाहिए क्योंकि आप में कोई इच्छा शक्ति नहीं है, आप काम ही ढंग से नहीं कर रहे। आपने कहा है कि अभिषेक बनर्जी के पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। अरे भाई, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर ये पैसे जो पेमेंट का आता है, वेतन लेते हैं सांसद के तौर पर, वो किस अकाउंट में लेते हैं? ये तो सरासर अन्याय है कि अभिषेक बनर्जी ने जो बताया वो हमें आप आके बता रहे हैं। आप एक पोस्ट बॉक्स की तरह मत बनिए कि लेटर उसमें डाला गया और जिसके पास भेजना है वो वहां तक पोस्टमैन ने भेज दिया, पहुंचा दिया। इस तरह से उन्होंने मिथिलेश मिश्रा को मामले से हटा दिया था। यही नहीं, जब उसमें एजी एडवोकेट जनरल जो थे उनको जब सामने देखा तो उन्होंने कहा कि आप इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि आप कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी का केस लड़ रहे थे और अब सरकार के तरफ से उन्हीं के केस में पैरवीकार बने हुए हैं। तो सरकार घोटाले में किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं होगी, सरकार का इंटरेस्ट अलग है और व्यक्ति जो घोटाले में इन्वॉल्व है उसका इंटरेस्ट अलग है। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, इसलिए आप इससे बाहर रहें। एजी को भी हटा दिया और असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी को भी हटा दिया, यहां तक कि कड़ाई भी बरती और फिर अभिषेक बनर्जी बदनाम हो गए। उसके बाद ममता बनर्जी ने, उनकी सरकार है, उन्होंने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया और उनके हस्बैंड प्रताप चंद्र डे जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट में एक वरिष्ठ वकील हैं, उनको एक मामले में फंसाने की पूरी तैयारी की गई। वो मामला बहुत सामान्य प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का है जिसमें एक महिला अपने भाई के ऊपर, वो भी महिला कोई सामान्य नहीं, बहुत बुजुर्ग महिला है, 60-65 साल की एक महिला ने अपने भाई के ऊपर प्रॉपर्टी के लिए दबाव डाला लेने के लिए और उस पर केस किया था जिसमें ये वकील हैं। और उसमें उसने कहा कि जस्टिस अमृता सिन्हा के साथ मिलकर ये कोर्ट से सेटिंग करते हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज हुआ और प्रताप चंद्र डे को टॉर्चर किया सीआईडी ने, इस तरीके से टॉर्चर किया कि उन्हें गुहार लगानी पड़ी। उन्होंने राष्ट्रपति के पास लेटर लिखा, गृह मंत्री के पास लिखा, प्रधानमंत्री के पास लिखा, सीजेआई के पास लिखा, सबसे ये गुहार लगाई कि देखिए हमारी पत्नी के ऊपर
जो ये दबाव बनाना चाहते हैं उसके लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस अमृता सिन्हा अभिषेक बनर्जी का मामला देख रही है और उन्होंने गंभीर आरोप ममता बनर्जी के ऊपर भी लगाया था। ये तो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, हाईकोर्ट में चल रहा है। जो जज इधर उधर गए उनका ट्रांसफर होगा और नहीं तो उनको धमकी दी जाएगी। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप इस बात से मचा हुआ है कि कब कौन जज किसके खिलाफ आरोप लगा देंगे, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी गंभीर चल रहा है। हाई कोर्ट में जजों के ऊपर लग रहा है कि एक जज कुछ और फैसला देते हैं, दो जज कुछ और दे देते हैं, तीन जज उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये जो बेंच का खेल चल रहा है उस पर अब बड़ा फैसला आना चाहिए और ये जजों के बीच के झगड़े ने एक नई बहस शुरू कर दी है कि इन लोगों ने आपस में लड़कर एक दूसरे का पोल खोलना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।